मेरा बेटा सिर्फ 20 साल का था, लेकिन उसके ऊपर शादी का ऐसा भूत सवार था कि वह किसी की सुनने को भी तैयार नहीं था। मैंने उसकी शादी करवा दी, लेकिन उसके बाद जो उन दोनों के कमरे में होता था, उसे सुनकर तो आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। हमारी बहू जब भी रूम से बाहर आती तो उसकी हालत बहुत खराब होती थी। एक दिन मैंने कमरे में छिप कर देखा तो वो दरअसल मैं अपने माँ पापा के इकलौती संतान थी। मेरी पढ़ाई लिखाई और परवरिश बहुत अच्छे से हुई थी। जब मैं कॉलेज खत्म कर चुकी थी तो मेरे पापा एक बार किसी लड़के को अपने साथ लेकर आए थे। वह मुझसे काफी बड़ा था उम्र में। मैंने उसे पहली बार देखा था, काफी गरीब लग रहा था। फिर पापा ने उसे खाना वगैरह खिलाया और अच्छे कपड़े पहना दिए और हम लोगों से कहा कि आज से ये हमारे साथ ही रहेगा, ये मेरे बेटे जैसा ही होगा। मुझे और मेरी माँ को ये सुनकर बहुत अजीब सा लगा। फिर हम लोगों की शंका दूर करने के लिए मेरे पापा ने कहा कि ये मेरे सबसे प्यारे दोस्त का बेटा है। मेरे दोस्त और उसकी बीवी का एक्सीडेंट में निधन हो गया तो ये बेचारा अनाथ हो गया है। जमीन जायदाद न होने की वजह से ये दर दर भटकता है और एक हाथ काम न करने की वजह से कोई काम भी नहीं कर पाता है। शुरू से ही मैं इसके साथ घुला मिला हूँ। अक्सर इसके घर जाने पर ये मेरा काफी मोह भी करता है। मुझसे इसकी ये हालत देखी नहीं गई और मैं इसे यहाँ ले आया। पापा कहने लगे कि रेखा के भी कोई भाई नहीं है, तो ये भाई की भी कमी को पूरा कर देगा। मैंने इसे गोद ले लिया है। हम लोगों को भी कोई आपत्ति नहीं हुई थी उससे। वह हमारे साथ खूब घुल मिल गया था और अच्छा और नेक दिल होने की वजह से हम भी उसे पूरी तरह अपना चुके थे। पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था तो वह ऐसे ही दिन भर खाली रहता था। अब मुझे डॉक्टर की पढ़ाई के लिए दिल्ली जाना था। सब तैयारियां हो गई थी। इसी बीच अचानक से पापा को हार्ट अटैक आ गया। उन्हें आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही पापा ने इस दुनिया को और हमें अलविदा कह दिया था। हम तो जैसे टूट से गए थे। दुखों का पहाड़ हमारे घर पर गिर चुका था, लेकिन अब कर भी क्या सकते थे, इसलिए हमने होनी को स्वीकार कर लिया। पापा को गए हुए पूरा 1 साल हो चुका था। तभी मेरे मामा जी घर पर आए और मेरी माँ से मेरे रिश्ते की बात करने लगे। मेरी माँ ने भी हाँ बोल दी और कुछ दिनों बाद अच्छे खानदान में मेरा रिश्ता तय कर दिया गया। लड़का प्राइवेट जॉब करता था, लेकिन मेरी शादी से पहले कुछ और ही होना लिखा था। मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। एक बीमारी के चलते कुछ दिन बिस्तर पर रहने के बाद वो भी इस दुनिया को अलविदा कह गई। अब तो मानो मैं पूरी तरह से बिखर चुकी थी, लेकिन मेरे भाई ने मुझे संभाला और हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर जीने लगे। तभी मेरे ननिहाल वालों ने मेरी शादी पक्की कर दी। जैसे जैसे शादी के दिन नजदीक आ रहे थे, मेरी घबराहट उतनी ही बढ़ती जा रही थी। एक तो माँ पापा की याद और ऊपर से ये डर कि बिन माँ बाप की लड़की के साथ वो कैसे व्यवहार करेंगे। खैर, ससुराल में सिर्फ है तो पति ही, क्योंकि मेरी तरह मेरे होने वाले पति के भी माँ पापा इस दुनिया में नहीं है। बड़ा भाई है जिसकी शादी हो चुकी है और वो अलग शहर में रहते हैं। खैर, शादी का दिन भी आ ही गया और अच्छी तरह से शादी संपन्न हो गई। लेकिन मेरे लिए मेरी शादी में हर चीज फीकी थी, क्योंकि माँ पापा के बिना मेरी पूरी दुनिया ही सूनी थी। लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लिए खुद को संभाले रखा।
और आंखों में आंसू के साथ अपने ससुराल आ गई। अच्छे से सब रस्म रिवाज हो गई और सभी मेहमान अपने घर चले गए। सिर्फ मैं और मेरा पति ही थे इतने बड़े घर में। मैं बैठी अपने पुराने दिनों को याद कर रही थी। तभी कपिल का कॉल आता है और वो कहता है कि दीदी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने अपने पति से बात करके उसे यहाँ लाने का सोचा और दूसरे दिन उसे अपने पास ले आई। मेरा भाई होने के साथ साथ वो मेरे पापा की निशानी भी था, क्योंकि वो ही उसे अपना बेटा बनाकर लाए थे। ऐसे ही दिन निकलते गए और कपिल को आए हुए कई महीनों बीत चुके थे। वह और मेरा पति अच्छे दोस्त बन चुके थे। हम लोगों ने उसे हमेशा के लिए अपने पास रख लिया। एक हाथ से विकलांग होने की वजह से बेचारे की शादी भी नहीं हो सकती थी। एक दिन हम लोग ऐसे ही बैठे थे, तभी मेरे जेठ जेठानी हमारे घर पर आते हैं। उनके हाथ में मिठाई का डब्बा था। मुझे और मेरे पति को मिठाई खिलाते हुए कहा कि आप लोग फिर से चाचा चाची बनने वाले हो। उनके पहले एक बेटा था और अब दूसरी संतान होने वाली थी। हम लोगों ने उन्हें बधाई दी और चाय नाश्ता करवा दिया। फिर वो लोग चले गए। खैर दिन निकलते गए। अब हमारी शादी को 4 साल हो गए थे। एनिवर्सरी पर हम लोगों ने बच्चे करने का प्लान किया, लेकिन हम लोगों की इतनी अच्छी किस्मत कहाँ थी। मैं बार बार प्रयास से भी माँ नहीं बन पा रही थी। हम लोगों ने डॉक्टर से भी सारे चेकअप करवा लिए थे। फिर हमारी पड़ोसन ने हमें एक बाबा जी का आश्रम भी बताया और कहा कि वहां पर वो सिद्ध बाबा जड़ी बूटी देते हैं, जिससे औरतें गर्भवती हो जाती हैं। मैं और मेरा पति हम दोनों इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते थे, क्योंकि हम लोग इन सब को अंधविश्वास मानते थे। लेकिन बच्चे के लिए हम लोगों को ये भी मंजूर करना पड़ा। हम लोग उस बाबा के आश्रम से जड़ी बूटी भी ले आए, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे पति तो पूरी तरह से हिम्मत हार चुके थे, लेकिन मुझे कहीं न कहीं उम्मीद थी। लेकिन मेरी उस उम्मीद पर भी पानी फिर गया। आखिर में हम लोगों ने बच्चे को गोद लेने की सोची। फिर एक दिन मेरी जेठानी का कॉल आया मेरे पास कि हमारे 2 लड़के हो गए हैं। अगर तुम्हारी कोई संतान नहीं हो रही है तो तुम हमारा छोटा बेटा रख लो। मैंने ये बात अपने पति से कही और हम दोनों मेरे जेठ के घर चले गए। वहाँ हम लोगों ने सारी बातें की और उनका छोटा बेटा गोद ले लिया, जिसका नाम रोहन था। रोहन को हम पूरी कागजी कार्यवाही करके अपने घर ले आए। रोहन 1 साल का होने वाला था, इसलिए हम लोगों ने उसके जन्मदिन को धूमधाम से मनाने का सोचा। और कुछ दिन बाद जब उसका जन्मदिन आया तो हम लोगों ने सभी को न्योता दिया और आस पड़ोस के लोगों को भी बुलाया। एक तरह से पार्टी जैसा माहौल बन चुका था। केक काटा गया और सब लोगों को खाना पीना करवाया। फिर पार्टी खत्म होने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए। मैं सामान समेट कर सो गई। कुछ दिन तक तो सब कुछ सही था, लेकिन एक दिन मेरे पति को चक्कर आने लगे और उल्टियां भी होने लगी, जिसमें से खून निकल रहा था। हम लोग हॉस्पिटल गए और रिपोर्ट्स करवाई, जिसमें डॉक्टर ने मेरे पति को कैंसर बता दिया। अब मेरी हालत बिल्कुल कमजोर हो गई थी। मैं बार बार रोते हुए भगवान को ही दोष दे रही थी कि आखिर मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया जिसकी वजह से आप मुझसे मेरी हर खुशी छीन रहे हैं। पहले मेरे माँ पापा को मुझसे छीन लिया, फिर मुझे माँ बनने का सुख भी नहीं दिया, और अब मेरे पति को इतनी बड़ी बीमारी हो गई। लेकिन मैं खुद को संभाली
और अपने पति की देखभाल में लग गई। जैसे जैसे दिन निकल रहे थे, मेरे पति कमजोर पड़ते जा रहे थे। कुछ दिन वो यूं ही इस बीमारी को झेलते रहे और एक दिन वो इस दुनिया को और मुझे अलविदा कह गए। मैं अब पूरी तरह से अकेली पड़ चुकी थी। छोटे से रोहन को संभालना मेरे लिए मुश्किल था। अब घर में सिर्फ मेरा भाई और मेरा बेटा रोहन ही एकमात्र मेरा सहारा थे। जैसे तैसे रोहन को मैं पाल पोस कर 20 साल का करती हूँ। आज रोहन का जन्मदिन था। वह पूरा 20 साल का हो चुका था। छोटी सी पार्टी के साथ मैंने रोहन का जन्मदिन मनाया। रोहन पूरा दिन मेरे भाई के साथ ही रहता था। पता नहीं दोनों मामा भांजे में पूरा दिन क्या खिचड़ी पकती थी। लेकिन कुछ दिन बाद रोहन एक अजीब सी जिद करने लगा कि मेरी शादी करवा दो। मैंने उसकी बातों को मजाक में लेना शुरू कर दिया। एक दिन मैंने रोहन का मोबाइल चेक किया, जिसमें उसने दुल्हन जैसी लड़कियों की फोटो से फोन भर रखा था और शादी के वीडियोज ही थे उसके मोबाइल में। अब मुझे घबराहट सी होने लगी थी कि ये लड़का सच में शादी करना चाहता है। मैंने अपने भाई से पूछा कि रोहन का व्यवहार कैसा है, तो वो कहने लगा कि रोहन पूरा दिन शादी की ही बात करने में लगा रहता है और काफी अजीब सा भी रहने लगा है। ऐसे ही 2 दिन बाद रोहन मेरे कमरे में आता है और कहने लगता है कि माँ मेरी शादी करवा दो। मैंने उसे डांट लगा दी कि अभी तुम्हारी उम्र नहीं है शादी की, और पढ़ाई लिखाई करके अच्छी नौकरी पालो, फिर तुम्हारी शादी करवा दूंगी। तभी रोहन गुस्सा करने लगा और कहने लगा कि अगर मेरी शादी नहीं करवाई तो मैं सुसाइड कर लूंगा। मैं उसकी ऐसी बातों से बहुत घबरा गई थी। मैंने अपने जेठ जेठानी को घर पर बुलाया और उन्हें सारी बात बताई। तभी मेरी जेठानी कहने लगी कि रोहन की अभी उम्र तो नहीं है शादी की, मगर लेकिन हम लोग ऐसा रिस्क भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि रोहन अभी इस उम्र में नहीं है जहां बच्चे अक्सर बिना सोचे समझे कुछ भी कर लेते हैं। मैं भी घबरा गई थी, क्योंकि अगर रोहन को कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे रहूंगी। अब केवल रोहन ही था जिसका मुझे सहारा था। मैंने उसकी शादी के लिए हाँ कर दी और जेठ जी को लड़की ढूंढने को बोल दिया। फिर मैंने रोहन को अपने कमरे में बुलाया और कहा कि देखो रोहन, हमने तुम्हारे लिए लड़की देखनी शुरू कर दी है और जल्दी ही तुम्हारी शादी भी करवा देंगे। ये सब सुनकर रोहन काफी खुश हुआ और उस दिन बाद से रोहन का व्यवहार भी अच्छा हो गया था। खैर, कुछ दिन बाद रोहन के लिए एक अच्छी लड़की भी मिल गई थी। हमारे पास जायदाद अच्छी होने की वजह से रिश्ता आसानी से हो गया था। मैंने फिर रोहन को बैठाकर कहा कि बेटा, तुम्हारी जिद पर मैं तुम्हारी शादी करवा रही हूँ, लेकिन उसके बाद से तुम्हारी पत्नी की सारी जिम्मेवारी तुम्हारी ही होगी। उसकी हर एक जरूरतों का ख्याल तुम्हें ही रखना होगा। तभी रोहन बोला कि माँ, आप फिक्र मत करो, मैं अपनी जिम्मेवारी खूब अच्छे से निभाऊंगा। आखिर रोहन की शादी कर दी गई। उसकी पत्नी का नाम भावना था। मैंने भावना को कहा कि बेटा, कोई भी दिक्कत हो या गड़बड़ हो तो मुझे बताना। उसने हाँ बोल दिया और वो लोग अपने कमरे में चले गए। दूसरे दिन जब भावना अपने कमरे से बाहर निकली
तो उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी और रोहन भी चेहरा उतरा हुआ था। मुझे अटपटा सा लगा तो मैंने भावना से पूछ ही लिया कि क्या हुआ है, तुम दोनों इतने उदास क्यों हो। तभी रोहन बोला, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बस भावना की थोड़ी तबीयत खराब है। मैंने डॉक्टर को बुलाने को कहा लेकिन उन दोनों ने मना कर दिया कि नहीं, अभी दवाई ले ली है तो ठीक लग रहा है। खैर, अब तो रोजाना ऐसा ही होने लगा था। भावना जब सुबह कमरे से बाहर आती तो बहुत उदास रहती थी। कभी कभी तो आंखें ही सूजी हुई होती थी, मानो पूरी रात रोई हो। रोहन भी टेंशन में होता था। मेरी सोच में बार बार यही आ रहा था कि मेरा बेटा बहुत छोटा है उम्र में और भावना उससे बड़ी है। आखिर इन दोनों के बीच में आखिर होता ही क्या है जिससे इनकी हालत सुबह ऐसी होती है। दूसरे दिन तो भावना की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। रोहन दौड़ता हुआ मेरे कमरे में आता है और जल्दी से डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर आके जब भावना को चेक करते हैं तो कहते हैं कि इनका खास ख्याल रखना होगा। कुछ तो ऐसा होता है इनके साथ जिससे ये बहुत तंग होती हैं। मैंने भावना से बहुत पूछने की कोशिश की लेकिन उसने मुझे कुछ भी ना बताया। लेकिन सब कुछ जाने बिना मैं कहाँ चैन से बैठने वाली थी। तभी एक दिन मेरे घुटनों का दर्द बहुत बढ़ चुका था तो मैं डॉक्टर के पास दवाई लाने के लिए गई। वह डॉक्टर ने मुझसे कहा कि अब आपकी बहू कैसी है। वो लोग रोजाना मेरे पास आते हैं चेकअप के लिए, लेकिन आज नहीं आए। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई जब मुझे पता चला कि वो लोग रोजाना डॉक्टर के पास आते हैं। फिर मैंने डॉक्टर से पूछा कि आखिर क्या दिक्कत है मेरी बहू को। तो डॉक्टर कहने लगी कि आपकी बहू के साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो काफी तंग होती है और इसी वजह से वो लोग रोजाना मुझसे दवाई लेकर जाते हैं। अब तो मेरा दिमाग फटा जा रहा था कि आखिर रोहन बहू के साथ क्या करता है ऐसा। मैंने इसका पता लगाने के लिए उन पर नजर रखने की सोची लेकिन फिर मैं पीछे हट गई क्योंकि बेटे बहू पर इस कदर नजर रखना अच्छी बात नहीं है। फिर मैंने रोहन को अपने कमरे में बुलाया और सख्ताई से सब कुछ पूछा। पहले तो वह नहीं बोला लेकिन फिर उसने बता दिया। उसने जो बताया उसे सुनकर तो मैं खुद को संभाल भी ना पा रही थी। रोहन कहने लगा कि माँ, मैं तो कभी भी भावना के साथ सोया ही नहीं हूँ। रोज रात को कमरे से बाहर आ जाता हूँ क्योंकि मामा ने मुझे डर दे रखा है कि अगर मैं भावना के पास रहा या ये बातें किसी को बताई तो वो मुझे जान से मार देंगे। मैं तो शादी भी नहीं करना चाहता था। मामा ने मुझे डरा कर कह रखा था कि मैं शादी के लिए जिद करूं और शादी करवाऊं। जब से शादी हुई है मामा रोज रात को मेरे कमरे में आते हैं और मुझे बाहर निकालकर भावना के साथ रहते हैं। उन्होंने भावना को भी जान से मारने की धमकी दे रखी है। तभी से हम लोग उनका शिकार हो रहे हैं। मामा भावना को बहुत तंग करते हैं बंद कमरे में, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई है। ये सब सुनकर मैं शून्य रह गई कि जिसको मैंने भाई माना, इतने सालों तक संभाले रखा, उसने ही
मेरे बहू बेटे के साथ ऐसा किया। मैंने रोहन से कहा कि पुलिस को फोन लगाओ, उस दरिंदे को सजा होनी चाहिए। मैं तो बस रोए जा रही थी कि जिस इंसान को मैंने भाई माना, मेरे माँ पापा ने अपना बेटा माना, उसी ने हमारे विश्वास को तोड़ा। अब कपिल को पुलिस के हवाले कर दिया था हमने। मैं तो बस यही अफसोस में कह रही थी कि आज अगर माँ पापा होते तो वो इस घटिया इंसान का धोखा बर्दाश्त ना कर पाते। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।